नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सिंधु सभ्यता के एक स्थल हड़प्पा के बारे में। तो देखेंगे कि हड़प्पा साइट से हमें क्या क्या पुरावस्तुएं प्राप्त हुई है। तो देखते हैं हड़प्पा। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला पुरास्थल था और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर या तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। तो देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में मांटगोमरी जिले में तथा वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के तोरण द्वार का नगर या अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के तोरण द्वार का नगर या अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अब 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज के बाद 1926 में माधो स्वरूप वत्स तथा 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा भी हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कराया गया था। उन्नीस सौ छब्बीस में एम.एस. वत्स तथा 1946 में मोर्टिमर
व्हीलर ने भी उत्खनन कराया। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में मांटगोमरी ज़िले में वर्तमान साहिवाल ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर या तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। 1926 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 में मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा भी हड़प्पा क्षेत्र में उत्खनन का कार्य कराया गया था। अब आगे बात करेंगे कि हड़प्पा की नगर योजना किस प्रकार की थी तथा वहां से कौन कौन सी पुरावस्तुएं हमें प्राप्त होती है। तो देखते हैं हड़प्पा की नगर योजना। तो जब हम हड़प्पा की नगर योजना की बात करते हैं तो हड़प्पा में हमें नगर के दो भाग दिखाई देते हैं, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग आकार में छोटा है तथा पूर्वी भाग आकार में बड़ा था। पश्चिमी भाग की किलेबंदी की गई थी यानी उसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी, जबकि पूर्वी भाग था उसमें किसी प्रकार की किलेबंदी के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो पश्चिमी भाग को इसी कारण दुर्ग और पूर्वी भाग में सामान्य लोगों के रहने के कारण उसे सामान्य आवास क्षेत्र भी कहा गया है। तो देखते हैं हड़प्पा नगर के भाग। तो हड़प्पा नगर में दो भाग हमें प्राप्त होते हैं। नगर के दो भाग प्राप्त होते हैं। ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग आकार में छोटा है और पूर्वी भाग आकार में बड़ा है। पश्चिमी भाग की किलेबंदी की गई है यानी उसके चारों तरफ हमें चार दीवारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस पश्चिमी भाग की किलेबंदी की गई है, उसके चारों तरफ दीवार बनाई गई है। किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस कारण इसको दुर्ग कहा गया है। जबकि पूर्वी भाग में किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और यह जन सामान्य आवास क्षेत्र था, किलेबंदी नहीं की गई है। और यह सामान्य आवास क्षेत्र था। अब यह भाग था पूर्वी भाग। तो हमने बात की कि हड़प्पा के नगर के दो भाग प्राप्त होते हैं, जिसमें पश्चिमी भाग की किलेबंदी की गई है, उसे दुर्ग कहा गया है, जबकि पूर्वी भाग में किसी प्रकार की कोई किलेबंदी नहीं है और यहाँ सामान्य लोग रहते थे, इस कारण इसे सामान्य आवास क्षेत्र कहा गया है। अब जो पश्चिमी भाग था या दुर्ग था, इसे जिस टीले पर बनाया गया था उसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी है। तो यह दुर्ग जिस टीले पर बनाया गया था उसका नाम था माउंट ए बी। ये दुर्ग जिस टीले पर बनाया गया था उसका नाम था माउंट ए बी। उसे माउंट ए बी की संज्ञा व्हीलर महोदय के द्वारा दी गई है। अब आगे बात करें तो ये जो दुर्ग वाला भाग है,
इस दुर्ग वाले भाग के उत्तर में हमें एक छोटा टीला दिखाई देता है जिसे एफ टीला भी कहा गया है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि एफ टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो दुर्ग के उत्तर में एक छोटा टीला है जिसको एफ टीला कहा गया है। इसे एफ टीला कहा गया है। अब इस एफ टीले के उत्तर में हमें 6 और 7 दो मकानों की पंक्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें एक पंक्ति में 6 मकान हैं और दूसरी पंक्ति में 7 मकान हैं। ये मकान आकार में अत्यंत छोटे हैं, इस कारण इन मकानों को श्रमिकों के बैरक या मजदूरों के आवास कहा गया है। तो इस एफ टीले के उत्तर में हमें 6 और 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8, 7 और 8 दो पंक्तियों में, एक में 7 दूसरे में 8 ये मकान प्राप्त होते हैं। ये मकान आकार में अत्यंत छोटे हैं, इस कारण इनको श्रमिक आवास या मजदूरों के बैरक कहा गया है। आकार में छोटे हैं, इस कारण श्रमिक आवास या मजदूरों के बैरक कहा गया है। अब ये जो छोटे छोटे मकान या श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, इन श्रमिक आवासों के पास हमें तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। इसका अर्थ है कि ये तांबा गलाने की भट्टियों में जो कारीगर काम करते थे उनके आवास ये छोटे छोटे मकान थे। तो इसके पास हमें तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ये इसके पास तांबा गलाने की भट्टियां, इसमें तांबा गलाया जाता था, तो तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टियां। तो श्रमिक आवासों के पास हमें तांबा गलाने की भट्टियां देखने को प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे दिखाई देते हैं। इन चबूतरों के बीच में लकड़ी की एक बड़ी ओखली लगी हुई थी तथा अनाज को इन चबूतरों पर सुखाया जाता था तथा उस ओखली में उस अनाज को डालकर कूटकर भूसे से अलग किया जाता था। तो यदि पूछा जाए कि ईंटों के चबूतरे कहाँ से प्राप्त होते हैं तो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। फिर ये ईंटों के चबूतरे, इन चबूतरों के बीच में एक ओखली लगी हुई है, लकड़ी की बड़ी ओखली, जिसमें अनाज को डालकर पीसा जाता था। पहले चबूतरों पर सुखाया जाता था। तो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन चबूतरों के पास में हमें 6 और 6 दो पंक्तियों में अन्नागार प्राप्त होता है, यानी कि जो अनाज सुखाकर भूसे से अलग कर जिसे तैयार किया जाता था उसे उस अन्नागार में रखा जाता था। तो 6 और 6 दो पंक्तियों में हमें अन्नागार प्राप्त होता है। 6 कमरे बने हुए थे, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 और 6 की दो पंक्तियों में, 6, 6 पंक्तियों में अन्नागार प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई दुर्ग और उसके आसपास की। अब बात करें सामान्य आवास क्षेत्र की, तो सामान्य आवास क्षेत्र में हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। उस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है। तो सामान्य आवास क्षेत्र से कब्रिस्तान
प्राप्त, जिसे कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान का नाम है R37, नाम दिया गया है। इसके अलावा हमें एक कब्र एच भी हड़प्पा से प्राप्त होती है तथा हमें हड़प्पा से काष्ठ शव पेटिका यानी कि लाश रखने का जो ताबूत है वह हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। तो हड़प्पा से हमें काष्ठ शव पेटिका भी प्राप्त होती है, काष्ठ शव पेटिका या ताबूत। इसके अलावा यदि हम बात करें, हड़प्पा की प्रत्येक घर से हमें शौचालय प्राप्त हुआ है। तो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है वह आज से 5000 साल पहले भी भारत में चलता था। तो हड़प्पा के प्रत्येक घर से हमें शौचालय के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रत्येक घर से शौचालय के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं के बारे में बात करते हुए अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा से हमें तांबे का बना हुआ एक श्रृंगारदान, कांसे का बना हुआ दर्पण, तांबे का बना हुआ स्केल, पीतल की बनी हुई इक्का गाड़ी आदि भी प्राप्त होते हैं। और हड़प्पा से हमें तांबा गलाने की भट्टियां तो प्राप्त हुई ही है। तो तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां, कांसे का दर्पण, तांबे का श्रृंगारदान, पीतल की इक्का गाड़ी, तथा तांबे का स्केल। तो तांबा गलाने की भट्टियां, कांसे का दर्पण, तांबे का श्रृंगारदान, पीतल की इक्का गाड़ी और तांबे का स्केल हमें प्राप्त होता है। यदि हम स्केल की बात करें तो हमें हड़प्पा के कई स्थानों से स्केल या पटरियां प्राप्त हुई है, जिसमें हड़प्पा से तांबे का स्केल, मोहनजोदड़ो से सीपी का स्केल, लोथल से हाथी दांत का स्केल और कालीबंगा से मिट्टी का स्केल प्रमुख है। तो हम बात की कि हड़प्पा से हमें तांबे का स्केल प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से सीपी का स्केल, लोथल से हाथी दांत का स्केल, और कालीबंगा से मिट्टी का स्केल हमें प्राप्त होता है। अब मुद्राओं या मोहरों का सिंधु सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों की यदि हम बात करें तो हड़प्पा में सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें हमें सिंधु सभ्यता की हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के चित्रांकन वाली भी मोहर हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जिसे उर्वरता की देवी या पृथ्वी देवी कहा गया है। इसके अलावा हड़प्पा की एक मोहर पर
पैर को में सांप को दबाए हुए गरुड़ की आकृति का भी चित्रांकन हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हड़प्पा की एक मोहर ऐसी है जिस पर ढोल बजाते हुए एक युवक को दिखाया गया है। इस प्रकार हमें हड़प्पा से ये सारी मोहरें प्राप्त होती है। तो हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें प्राप्त हुई है। हड़प्पा से सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमें प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी मोहरें प्राप्त हुई? उसमें स्त्री से के गर्भ से निकलते हुए पौधे के चित्रांकन वाली मोहर, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे के चित्रांकन वाली मोहर, पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ की आकृति वाली मोहर, पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ की आकृति वाली ढोल बजाते हुए युवक के चित्रांकन वाली मोहर, ढोल बजाते हुए युवक के चित्रांकन वाली मोहर, तो हमने बात की मोहरों के बारे में। इसके अलावा हमें हड़प्पा से गधे की हड्डियाँ, कछुए की हड्डियाँ तथा सबसे महत्वपूर्ण मानव के साथ बकरे का अस्थि पंजर भी दफनाए जाने के साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें हड़प्पा से गठिया रोग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से गधे की हड्डियाँ, कछुए की हड्डियाँ तथा मानव के साथ बकरे का अस्थि पंजर, इसके अलावा गठिया रोग के साक्ष्य भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हड़प्पा से गठिया रोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि हड़प्पा में हमें किस प्रकार की पुरावस्तुएं प्राप्त हुई है, इसे हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी ज़िले में, वर्तमान साहिवाल ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के अर्ध औद्योगिक नगर या तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है तथा 1926 में माधो स्वरूप वत्स तथा 1946 में मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा भी हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कराया गया था।
इसके बाद हमने बात की हड़प्पा के नगर नियोजन की। तो हड़प्पा में हमें नगर के दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग पश्चिमी भाग है, एक भाग पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग आकार में छोटा है और पूर्वी भाग बड़ा है। पश्चिमी भाग छोटा है और दुर्गीकरण किया गया है, यानी इसके चारों तरफ किलेबंदी की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर विशेष लोग रहा करते थे, और जो पूर्वी भाग है, बड़ा भाग है, जो जहाँ किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, वहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। इस कारण पश्चिमी भाग को गढ़ या दुर्ग और पूर्वी भाग को सामान्य आवास क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। और जो दुर्ग था वह जिस टीले पर था उसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी है। फिर आगे देखते हैं कि इस माउंट ए बी के उत्तर में एक छोटा टीला एफ टीला है, जहां से हमें 7 और 8 दो पंक्तियों में छोटे छोटे मकान प्राप्त हुए हैं। इन मकानों को श्रमिक आवास या मजदूरों के बैरक कहा गया है, क्योंकि इसके पास ही हमें तांबा गलाने की भट्टियां भी देखने को प्राप्त होती है। तो ये मजदूर यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियों में कार्य करते होंगे। उसके आगे हमें ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे दिखाई देते हैं, जिनके बीच में लकड़ी की ओखली लगी हुई होगी। इन चबूतरों पर अनाज को सुखाया जाता था तथा ओखली में कूटकर अनाज को भूसे से अलग कर दिया जाता था, तथा उसके बाद उस अनाज को रखने के लिए अन्नागार भी हमें प्राप्त होता है, जो कि 6 और 6 दो पंक्तियों में 12 कमरों वाला, 12 कक्षों वाला एक अन्नागार भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसकी आगे बात करें तो हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र से हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे कब्रिस्तान R37 का नाम दिया गया है। कब्रिस्तान के अलावा हमें हड़प्पा से काष्ठ शव पेटिका या ताबूत भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के प्रत्येक घर से शौचालय के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। फिर हमने बात की हड़प्पा से प्राप्त होने वाली तांबे की वस्तुओं की या धातु की वस्तुओं की। तो हड़प्पा में तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा से कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। तांबे का श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है। पीतल की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है और तांबे का स्केल प्राप्त हुआ है। स्केल के अंतर्गत हमने बात की कि हड़प्पा से तांबे का स्केल, मोहनजोदड़ो से सीपी का स्केल, लोथल से हाथी दांत का स्केल और कालीबंगा से मिट्टी का स्केल प्राप्त होता है। फिर आगे हमने बात की हड़प्पा से प्राप्त होने वाली मोहरों की। तो हमें सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से, और सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब इन मोहरों में सबसे महत्वपूर्ण है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के चित्रांकन वाली मोहर हड़प्पा से प्राप्त, सांप को पैर में दबाए हुए गरुड़ की आकृति के चित्रांकन वाली मोहर तथा ढोल बजाते हुए युवक के चित्रांकन वाली मोहर भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। फिर हमने बात की कि हड़प्पा से गधे की हड्डियां प्राप्त होती है, कछुए की हड्डियां प्राप्त होती है, और सबसे महत्वपूर्ण मानव के साथ बकरे का अस्थि पंजर हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसके अलावा गठिया रोग के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के एक नए स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।